अभी आपको अहम खबर दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज में शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। चकलाला गैरजन में नमाज जनाजा अदा की जा रही है। आपको बताएं, चकलाला छेवनी में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की है। शहीद नाइक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही गुलफाम खान शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा कर दी गई है, जिसमें अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की है। आपको आगाह करें, गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान हमला किया गया था, गाड़ी चढ़ा दी गई थी। रेंजर्स एहलकार जिसपे जख्मी हुए थे और इस पे 3 रेंजर्स एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा कर दी गई है। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चकलाला छावनी में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की है, जबकि शहीद नाइक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही गुलफाम खान शहीद की नमाज जनाजा चकलाला में अदा की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब हमने देखा कि एक एहतजाज में शामिल गाड़ी ने 3 रेंजर्स के सिपाहियों को कुचल डाला था और आज उन तीनों शहदा की नमाज जनाजा चकलाला छावनी रावलपिंडी में अदा की गई है, जिसमें वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ आला सर्विस के हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर्स और सिविल हकाम के साथ शहदा के अजीज़ो क़ारिब की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। और इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल दो टोक अंदाज के अंदर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म के सियासी मकासद, मज़मूम सियासी मकासद के उसूल के लिए किसी इंतशार, खून खरेदी, खून खराबे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तशद्दुद की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी जो एक लिमिट है बर्दाश्त की, तहम्मुल की, उसके अब तजावुज़ करने लग गई हैं। पूरी कौम रेंजर्स के शहीद सिपाहियों और तमाम पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। साथ ही उन्होंने जख्मियों को भी याद किया जो कि इन फसादात के दौरान जख्मी हुए, उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। और इसके साथ ही ISPR की जानिब से बताया गया है कि शहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई हैं, जहां पर उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज रेंजर से ताल्लुक रखने वाले नाइक मोहम्मद रमज़ान शहीद के साथ साथ सिपाही गुलफाम खान शहीद और सिपाही शाहनवाज शहीद जो हैं वो एक इंतशारी टोले में शामिल एक पुरतशद्दुद शख्स की गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुए थे, शहीद हुए थे। और उसके साथ कुछ अहलकार, कुछ अफराद जो हैं वो जख्मी भी हुए थे, जो इस वक्त जेरे इलाज हैं। और तीनों शहदा की नमाज जनाजा जो है वो मुकम्मल एजाज के साथ अदा की गई है। रावलपिंडी गैरिजन में, चकलाला गैरिजन में प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने देखा शहीद हुए, शरीक हुए और उन्होंने फिर शहदा के जो जद्दे खाकी हैं उनको कंधा भी दिया। और इस वक्त जो है बताया गया है कि तीनों मैयतें जो हैं वो आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दी गई हैं, पहुंचा दी गई हैं, जहां पर उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सलमान अवान, बताइएगा इसके अलावा क्या नंबर सामने आ रहे हैं? यकीनी तौर पर शहदा को यहाँ पर मुकम्मल एजाज के साथ उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ खुद भी पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये अफसोसनाक अमल है जिस तौर से हमला किया गया। दीगर जख्मियों के हवाले से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, दीगर जख्मी जो हैं वो बताया गया है हमें सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से, जिसमें पुलिस के एहलकार जो हैं वो 100 से ज़्यादा जख्मी हैं। रेंजर्स के जो रात को ये इंसिडेंट पेश आया है इसमें भी रेंजर्स के 3 से 4 एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला है और ये तमाम के तमाम एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज है। रेंजर्स की अगर हम बात करें तो वो CMH में उनको रात को ही ले जाया गया था, जहाँ पर आपने देखा कि 3 एहलकारों की शहादत हुई और उन तीनों को आज जो है नमाज जनाजा भी उनकी अदा की गई है। बाकी तमाम जख्मी जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त जेरे इलाज हैं। और ये फिगर जो है यकीनी तौर पर इंतहाई काबिले अफसोस है, ये वाकया इंतहाई काबिले अफसोस है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर एक फेक फैब्रिकेटेड स्टोरी जो है वो सर्कुलेट की गई, उसको वायरल करने की कोशिश की गई। शहदा के हवाले से 3 जवान जो है यूनिफॉर्म पर्सनल जो है वो शहीद हुए हैं, जो कितनी ड्यूटी दे रहे थे, फर्ज की अदायगी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि जो उनके साथी हैं, जो ऐनी शाहिद हैं इस वाक़े के, उनके भी बयानात जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया गया है किस तरह से G10 के करीब ये हादसा जो है वो हुआ, किस तरह से एक सोची समझी आप कह लें कि साजिश के तहत जो है वो धरने वाली साइड से जो तेज रफ्तार एक गाड़ी आई थी उसने इन पुलिस एहलकारों को, रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला और इसमें 3 जख्मी हुए थे। हम फिगर्स की बात कर रहे थे तो इसमें 3 रेंजर्स के एहलकार और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे, जो कि उस वक्त वहां पर नाके पर मौजूद थे और अपने फर्ज की अदायगी के लिए वहां पर रात के उस पहर मौजूद थे। जी
अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि जिस तरह हम जानते हैं और जिस तरह से ये फुटेजेस भी हम देख रहे हैं, रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों के हमले की सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई थी, उसके बाद हमलावरों को रेंजर्स जवानों पर गाड़ी चढ़ाते हुए देखा जा सकता है। तो मुल्जिमान को पकड़ने के लिए या उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई पेशरफ्त हो सकी है अब तक? जी बिल्कुल, इसमें वाजे किया गया है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और जो गाड़ी है उसकी शनाख्त का अमल और जो उसके अंदर सवार अफराद थे उनकी शनाख्त का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक फैब्रिकेटेड स्टोरी जो है वो पेश की गई थी कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जो गाड़ी के अंदर सवार था। वो स्टोरी जो है, वो खबर जो है वो ज़राए का कहना है कि बिल्कुल गलत है, फेक है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त जो एहलकार जो शहीद हुए इस वाक़े के अंदर और जो हुए हैं उनकी आपने डिटेल्स जो है वो बिल्कुल सामने आ चुकी हैं और इस तमाम तर जो वाकया है और जो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज है और जो दीगर शवाहिद हैं, खासतौर पर अगर हम रेंजर्स के एहलकार जो कि अपने साथियों के साथ मौजूद थे जिनकी शहादत वहाँ पे हुई है, उनके बयानात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, क्लियर हैं कि वो बिल्कुल भी कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि जानबूझकर रेंजर्स एहलकारों को वहाँ पर कुचला गया था। तो सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और ये जो तहकीकाती अमल है उसको तसल्ली से मुकम्मल किया जाएगा और जो कि शरपसंदों की शनाख्त है उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, कामयाबी हुई है। लेकिन तमाम तर जो ड्यू प्रोसीजर है उसे मुकम्मल किया जाएगा, कानूनी तमाम जो ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ हैं वो मुकम्मल की जाएंगी और उसके बाद फिर उन्हें कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा जो है वो दी जाएगी। शवाहिद मौजूद हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी और ऐसे में करार वाकई सजा दी जाएगी। चकलाला गैरजन में 3 रेंजर्स एहलकार शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। नुमाइंदा खसूसी बोल न्यूज़ सलमान हमें अपडेट कर। सलमान अमान, बहुत शुक्रिया आपका। के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि पीटीआई को कंट्रोल करने वाला खुफिया हाथ सब पर भारी है। इसका एजेंडा पाकिस्तान नहीं कुछ और है। पीटीआई लीडरशिप ये तमाशा नहीं चाहती लेकिन असल फसाद की जड़ खुफिया हाथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं केपी हुकूमत ने मुजाहिरीन को आंसू गैस शेल फराहम किए हैं। हम गोली के जवाब में गोली चला सकते थे मगर ऐसा नहीं किया। पुलिस को इख्तियार दे दिया है, सूरत हाल को अपने हिसाब से कंट्रोल करें। हमला आवरों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। सूरत में जानी नुकसान नहीं चाहते हैं और थे। गोली का जवाब गोली बहुत आसान था। अभी मैंने पुलिस को, अभी मैं आईजी साहब को ये कह गया हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। और बिकॉज आपके सामने हमने उनको अभी भी कहा कि आप किसी भी तरीके से इस टाइम ब्लडशेल की तरफ ना जाएं। नुकसान पाकिस्तान का है, किसी का नहीं है। आपने सियासत करनी है करें, आपने अपने चीज़ के लिए जगह लेनी है वो ले लें, वहाँ पे बैठ के अपना जो भी अपने प्रोग्राम है आप कर लें। वो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इस सारी की सारी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, उसका एजेंडा कुछ और है। अगर उसका एजेंडा सिर्फ अपनी मुतालबात होते तो वो इस तरह ना करते। वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है। इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाएगा। वज़ीर दाखिला के बाद जारी है कि अता तारड़ क्या कह रहे हैं। बुशरा बीबी प्लान करके आई हैं कि लाशें गिरवानी हैं, हम आपका मकसद पूरा नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर इस्लाह अता तारड़ कहते हैं ये लोग मुल्क दुश्मन है, एनआरकी फैलाना चाहते हैं। ये लोग पैसे देकर किराए पर एहतजाज में साथ लाए हैं। रियासत बहुत सब्र कर रही है, हिम्मत है तो फ्रंट पर आए। ईद रद्द अमल आएगा। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है और रियासत नहीं चाहती कि आपके मकासद को पूरे करें। बिकॉज बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो, कि किराए के लोग उनको आप पैसे दे के लाए हैं और उनको आगे आपने फ्रंट लाइन में ढाल बनाया है। इसमें अफगान नेशनल्स, इसमें किराए पे लाए हुए लोग हैं। अपने बच्चों को आगे करें, फ्रंट लाइन के ऊपर बुलाएं। तीनों बच्चों को बाहर से, टिरियन को, कासिम को, सुलेमान को फ्रंट लाइन पे लेके आए ना। जो रेंजर शहीद हुए हैं उनका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए का बाकायदा तौर पे रिस्पॉन्स आएगा और किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा खराब करें। ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क में नारकी फैलाना चाहते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। नाम नेहाद एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां पीटीआई का पर्दा फाश कर गई। रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों के हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हमलावरों को रेंजर्स जवानों पर गाड़ी चढ़ाते हुए देखा जा सकता है। शहीद रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों की जानिब से गाड़ी से कुचलने पर ड्यूटी पर मामूर जवानों के चश्म कुशा बयानात मंजरेआम पर आ गए हैं।
اسلام آباد میں ڈیوٹی پر معمور رینجرز اہلکار کے مطابق رات 2 سے 3 بجے کا ٹائم تھا جب G10 میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ دھرنے کی طرف سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی جو رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو مار کر آگے نکل گئی۔ اس واقعے میں ہمارے 3 جوان شہید اور 3 زخمی ہوئے، جبکہ اسلام آباد پولیس کے بھی 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ ڈیوٹی معمور رینجرز کے ایک اور اہلکار کے مطابق دھرنے والے مقام سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی جس نے ہمارے ساتھیوں کو کچل ڈالا۔ احتجاج کی آڑ میں پی ٹی آئی کے بلوائیوں کا انتشار۔ شرپسندوں نے پرتشدد کارروائیوں میں 3 رینجرز اور 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ توڑ پھوڑ کے دوران متعدد سرکاری املاک کو بھی تباہ کیا گیا۔ پرتشدد حملوں کی متعدد ویڈیوز بھی منظر عام پر آ گئی۔ انتظامیہ کا بتانا ہے کہ ملوث شرپسندوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ تو ادھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کے تحت فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ پاک فوج نے ریڈ زون کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ انتشاری بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے واضح احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت سیاسی رہنماؤں نے اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں کو کچلنے کی شدید مذمت کی ہے۔ رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی احتجاجیوں کی جانب سے رینجرز اور پولیس اہلکاروں پر گاڑی سے حملے کی شدید مذمت، قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی واقعے کی شدید مذمت، ملوث افراد کو قرار باقی سزا دلوانے کی ہدایت۔ کہا انتشاری ٹولہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دانستہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملوث شرپسندوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فسادی سیاسی تاریخ کا خونی باب لکھ رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، سیکیورٹی فورسز پر حملے کو کھلی دہشت گردی قرار دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور پی پی رہنما خورشید شاہ نے بھی رینجرز اور پولیس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ذکر عدالتی کارروائی کا۔ تھانہ نیو ٹاؤن میں درج دہشت گردی کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے عدم تعاون کی وجہ سے تفتیشی عمل آگے نہیں بڑھ رہا، بیان قلم بند کرانے سے انکاری ہے۔ اس بنیاد پر مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف راولپنڈی میں 28 ستمبر احتجاج کی کال دینے کا مقدمہ درج ہے۔ پرتشدد احتجاج کے لیے کارکنان کو اکسانے کا الزام ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خارجی دہشت گردوں کی جانب سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ 25 اور 26 نومبر کی رات خوارج کا گروہ شمالی وزیرستان میں حسن خیل کے علاقے سے پاک افغان بارڈر پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں تینوں دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ پاکستان افغان عبوری حکومت سے مسلسل مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا تقاضا کرتا چلا آیا ہے۔ توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کرے گی، خارجیوں کی جانب سے اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے گی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ چل لیتے ہیں بیلاروس کے وفد کی دورہ پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان اور بیلاروس میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کے بعد دستاویزات کے تبادلے ہو گئے ہیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے کئی شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے دورہ پاکستان کا دوسرا روز وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب کا اہتمام ہوا۔ دونوں ملکوں میں 2025 سے 2027 کے دوران سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں کی دستاویزات کے تبادلے ہوئے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور بیلاروس کے 2 طرفہ تعاون کو فروغ دیں گے۔ دونوں ممالک مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے۔ 8 سال بعد بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستان اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دورہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ بیلاروس سے معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ شہباز شریف نے بتایا کہ غزہ اور کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ مقبوضہ کشمیر میں امن سے ہی خطے میں امن آئے گا۔ بیلاروس کے صدر نے کہا کہ ہمیں عوام کی بہتری کے لیے مل جل کر چلنا ہوگا۔ پاکستان بیلاروس میں مضبوط تعلقات قائم ہیں۔
माहिदों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करेंगे। मौजूदा दौर के मुताबिक जदीद मंसूबों पर अमल पैरा होना होगा। टेक्नोलॉजी के तजुर्बात पाकिस्तान के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमली और बेहतरीन इंसान पाया, उनकी मुस्बत सोच के मोतरफ हैं। इससे कबल सदर बेलारूस का वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी बैंक का ताउन काबिल तारीफ है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि माली नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाए, पायदार तरक्की और वसाइल का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल मुमकिन बनाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक की टीम से मुलाकात में गुफ्तगू बताया कि महसूलात में इजाफा और वसूली के लिए मुनसिफाना टैक्स निज़ाम और शफाफ टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर आलमी बैंक की टीम ने बजट साजी के अमल को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी मुआवनत की पेशकश की। इजलास में ज़राई आमदनी के टैक्स निज़ाम GST के हवाले से सूबों के साथ हम आहंगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी खजाना और फाइनेंस डिवीजन के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मार्केट सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कई दिनों बाद आज मंदी के बादल छाए रहे। आगाज में रिकॉर्ड बनाने के बाद इख्तिताम पर मार्केट में 3,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 94,000 से नीचे आ गया है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में साल की सबसे बड़ी गिरावट। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 99,819 पॉइंट्स पर पहुंचा। तमाम ट्रेडिंग के दौरान 4,000 से ज्यादा पॉइंट्स मार्केट गिर गई। अख्ताम पर इंडेक्स 3,505 पॉइंट्स की बड़ी कमी से 94,574 पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल के बायस मार्केट गिरावट का शिकार हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिन भर मजमूई तौर पर 455 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 52 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 355 के शेयर्स में कमी हुई। 1 अरब 11 करोड़ 51 लाख से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। और अब अच्छी खबर यह है कि बिलाखिर 15 साल का तवील इंतजार हुआ खत्म। कराची के चिड़िया घर से हथनी मधुबाला को अपनों से ही मिला दिया गया। मानूस माहौल और चेहरों को देखकर मधुबाला भी खुशी से निहाल है। 15 साला तवील जुदाई बिला आखिर अपनों में ले आई। कुदरती माहौल भी फराहम कर दिया गया। चिड़िया घर में अपनों से दूरी सहने वाली मधुबाला की तन्हाई खत्म कर दी गई। हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। मधुबाला ने तवील अरसे तक शहर कराची के बासियों का खूब दिल बहलाया। हथनी की कराची चिड़िया घर से मुंतकली के वक्त आलमी इदारे फुलपॉस की टीम भी मौजूद रही, जिसने अपनी निगरानी में मुंतकली का अमल यकीनी बनाया। Starting from Karachi Zoo at the Safari Park, all the authority who assisted us, it's many months of development and work. Forbos have a great experience with KMC, with facilitation to make this dream possible. साल 2009 में तंजानिया से लाई गई हथनी साथी नूरजहां के कत्ल के बाद तन्हाई का शिकार थी, जिसके बाद मधुबाला को सोनिया और मलका के साथ सफारी पार्क में रहने का फैसला किया गया। चेक करेंगे उसको छोड़ के कुछ अरसे के लिए कि आया वो बासानी मिंगल करते हैं कि नहीं, और उसके बाद चीज़ों को असेस करने के बाद ये फैसला किया जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि जो हथनियों के बेहतरीन मफाद में होगा इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें की जाएं। चिड़ियाघर से सफारी पार्क तक का सफर मधुबाला ने खुसूसी तौर पर तैयार किए गए कंटेनर नुमा पिंजरे में वाफर खुराक और पानी के साथ गुजारा। सफारी पार्क पहुंचने पर मधुबाला को खुसूसी तौर पर बनाए गए पिंजरे और सेंचुरी में रखा गया, जहां जिंदगी के बाकी अयाम मधुबाला, मलका और सोनिया के हमराह सुकून से गुजार सकेगी। शहर कायद की बात करते हैं, जहां गदागरी बाकायदा पेशे की सूरत इख्तियार कर गई है। शहर में जगह जगह पेशावर गदागरों ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे शहरी परेशान नजर आते हैं। इसी हवाले से देखते हैं खुरम गुलजार की रिपोर्ट। कराची में पेशावर गदागरों की भरमार। शहरी भीख मांगने वालों के नरखे में मुस्तहिक सफेद पोश तबके की हक तलफी का सबब बनने लगे। सड़कों, चौराहों, मार्केटों, बस स्टॉप्स, मसाजिद और फूड स्ट्रीट समेत दीगर मसरूफ मकामात पर मुनज़्ज़म तरीके से गदागर माफिया सरगर्म है। रोजाना 300 रुपये ही नहीं मांगते जाते, रोजाना क्या मिलते, सारे दिन मांगते 300-400 से मिल जाते। शहरी पेशावर गदागरों के नरखे में परेशानी से दो चार रहते हैं। कहते हैं मुनज़्ज़म माफिया ने गदागरी को भी मुनाफा बख्श कारोबार बना लिया है। देखिए, भीख मांगने वाले लोग ना इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं।
اور حکام بالا سے اپیل یہی کریں گے، خاص کر جیسے کہ ہمارا کاروبار ہے، کاروباری لوگ تو بہت تنگ ہیں ان سے۔ پیشہ ور گداگروں کی تعداد میں اضافہ مستحق سفید پوش طبقے کی حق تلفی کا سبب بننے لگا۔ گاؤں سے آ جاتے ہیں یہاں پر، ان کی پوری ایک ٹیم ہے جو ان کو لیڈ کرتی ہے، جو مطلب ان کا کوئی کچھ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن بڑا پریشان کیا ہمیں ان لوگوں نے، سفید پوش کا حق مارا ہوا ہے۔ بیشتر گداگر چوری اور دیگر وارداتوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں موجود گداگروں سے سختی سے نمٹا جائے۔ کیمرامین نزاکت علی کے ساتھ خرم گلزار، بول نیوز، کراچی۔ پاناما اسکینڈل سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے، جس پر جماعت اسلامی کی درخواست آئینی بینچ نے نمٹا دی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے ہیں کہ پاناما کے مخصوص کیس میں جی آئی ٹی بنائی گئی ہے۔ علم نہیں کہ پاناما اسکینڈل کے باقی مقدمات کدھر گئے، تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں پاناما اسکینڈل کا معاملہ، جماعت اسلامی نے نیب سے رجوع کرنے کی حامی بھر لی۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، نیب کا اختیار ترامیم کے بعد کم ہو گیا ہے، نیب نئی ترامیم کے مطابق ہی معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ وکیل جماعت اسلامی نے دلائل دیے، ہماری استدعا ہے کہ نیب ہماری درخواست پر پاناما کی تحقیقات کرے۔ پاناما پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی مثال موجود ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، کس کیس میں کیا ہوا عدالت کا کنسرن نہیں ہے۔ جی آئی ٹی پاناما اسکینڈل کس قانون کے تحت بنائی گئی تھی؟ کیا نیب قانون میں جی آئی ٹی کی گنجائش ہے؟ وکیل جماعت اسلامی نے جواب دیا، پاناما اسکینڈل میں جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی تھی، ہمارا موقف ہے باقی کیسز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، نیب سے داد رسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ چاہیے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیپرا کی زیر صدارت بجلی صارفین کے لیے ونٹر پیکج سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق ونٹر پیکج میں گھریلو صارفین کو بجلی کے کم سے کم اضافی استعمال پر 11 روپے 42 پیسے اور زیادہ سے زیادہ 26 روپے فی یونٹ کی بچت ہوگی۔ صنعتی صارفین کو کم سے کم 5 روپے 72 پیسے اور زیادہ سے زیادہ 15 روپے 5 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ ونٹر پیکج کی میعاد 3 ماہ دسمبر سے فروری تک ہوگی۔ موسم کی صورتحال کیا ہے یہ بھی جانیے۔ اسموگ کی شدت میں پہلے کمی آئی لیکن اب دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 ریکارڈ ہوا ہے۔ ادھر پنجاب حکومت کی جانب سے گرین لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے۔ اسموگ کا قہر، فضا میں زہر، لاہور پھر آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 300 تک پہنچ گیا۔ ادھر پنجاب حکومت کی جانب سے گرین لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد 4 اضلاع میں تعمیراتی کام کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، ملتان اور فیصل آباد میں تعمیراتی کام کی اجازت ہوگی، جبکہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بھٹے بھی کام کر سکیں گے۔ انتظامیہ کے مطابق ہیوی ٹریفک پیر سے جمعرات تک اضلاع میں داخل ہو سکے گی، جبکہ جمعے سے اتوار تک ہیوی ٹریفک کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکاری اور نجی دفاتر کو 100% عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ ریسٹورنٹس کی انڈور اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔